स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों कल शनिवार का दिन था और मैं भी थोड़ा सा रेस्ट वाले मोड में था कि चलो कल संडे है, थोड़ा आराम से काम करेंगे। लेकिन आई एम श्योर कि ये खबर आप सबने देख लिया होगा कि कल देर रात को एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। अतीक अहमद जो पिछले कुछ दिनों से काफी न्यूज में बना हुआ था, वो और उसका जो भाई है अशरफ अहमद, उन दोनों की कल हत्या कर दी गई है। अब ध्यान से समझिएगा, ये जो डेवलपमेंट हुआ है इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि दोनों इस समय पुलिस प्रोटेक्शन में थे, उनको अरेस्ट किया हुआ था। देखो, जो एनकाउंटर होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। अभी रिसेंटली 2-4 दिन पहले इसका जो बेटा है असद अहमद और उसका जो साथी है गुलाम, उन दोनों का एनकाउंटर किया गया था, लेकिन तब तक वो लोग पुलिस कस्टडी में नहीं थे। अगर किसी की हत्या होती है पुलिस कस्टडी के दौरान तो ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है पुलिस के ऊपर। खैर, जो भी है, यहां पर ये जो गैंगस्टर है अतीक अहमद और उसका जो भाई है, उसकी हत्या कर दी गई है। आप देख सकते हो, अतीक अहमद, हिज ब्रदर अशरफ शॉट डेड इन प्रयागराज, 3 अटैकर्स अरेस्टेड। तो मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूं, जो भी कुछ हुआ है, कैसे कैसे चीजें हुई हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, लगभग 17 पुलिसकर्मी यहां पर इन दोनों की सुरक्षा में लगाए गए थे। उसके बावजूद यह हुआ है। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको जानना जरूरी है। अतीक अहमद के बारे में भी हम जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो यह आपके लिए बेस्ट बैच होगा, क्योंकि इस बैच के अंदर प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी आपको कराई जाती है। लेकिन खास बात यह है कि अगर ये आप बैच लेते हैं और प्रीलिम्स क्रैक करते हैं 2024 का, तो पूरा जो मेंस का प्रिपरेशन है उसके लिए आपको स्टडी IQ के हेडक्वार्टर दिल्ली बुलाया जाएगा। स्पेशली यहां पर रहने की सुविधा, खाने की सुविधा और सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट, जो ऑफलाइन वाला फील होता है वो आप ले सकते हैं। तो जल्दी से हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करना है कोड अंकित लाइव। ठीक है, इस कोड से क्या होगा, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। ये कोड अगर आप लगाते हो और साथ ही साथ आप इसके अंदर एनरोल करा पाओगे। अगर आप 2025 की तैयारी करो तो ये वाला बैच ज्वाइन कर लेना। ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारी चीजें कर सकते हैं। EPFO का बैच ज्वाइन करना है वो करो, जो भी करना है जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। और इसके साथ साथ अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं वो मैं डालता रहता हूं। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। कि जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि प्रयागराज में, जो इलाहाबाद के नाम से पहले जाना जाता था जो शहर है, कल सैटरडे को, कल देर रात को मेडिकल कॉलेज के पास, मैं अभी आपको बताऊंगा ये मेडिकल कॉलेज की बात क्यों हुआ, कैसे हुआ। मेडिकल एक कॉलेज है, उसके पास में ही जो अतीक अहमद है, गैंगस्टर टर्न्ड पॉलिटिशियन, और उसका जो भाई है अशरफ अहमद, उसको यहां पर 3 लोगों ने हत्या कर दी। ठीक है, ये जो शूटिंग है वो सब कुछ कैमरे के सामने हुआ। कल रात से ही कई सारे वीडियोस यहां पर मेरे पास आने लगे और उसमें देखा गया कि कैसे यहां पर जो है वो मीडिया से लगभग बात करने को रेडी हो रहा था, बातचीत कर रहा था, पुलिस का हाथ पकड़ा हुआ था। उसी बीच कैमरे पर सब कुछ हुआ है। यहां पर 2-3 लोग आते हैं और उसके सर के ऊपर यहां पर बंदूक तक रहे हैं और डायरेक्टली यहां पर गोली चला रहे हैं। ये सब कुछ हुआ। इन सारी चीजों को देखते हुए यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने यहां पर इंक्वायरी ऑर्डर की है। 3 मेंबर की जुडिशियल कमीशन यहां पर बैठाई गई है ताकि इसके बारे में सही तरीके से जांच हो सके। चलो, ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ है पहले उसको अच्छे से समझ लेते हैं। देखो, क्या है ना कि अतीक अहमद और अशरफ अहमद का इंटरोगेशन अभी यहां पर यूपी पुलिस कर रही थी। अब क्या होता है, जब पुलिस आपको इंटरोगेट करती है तो आप पुलिस कस्टडी में होते हो, पुलिस के अंडर में होते हो, कस्टडी में होते हो। तो यहां पर जब आप पुलिस कस्टडी से जुडिशियल कस्टडी में जाते हैं, जुडिशियल कस्टडी का मतलब जब आपको जेल भेजने की तैयारी होती है, जो प्रॉपर जेल होता है, जैसे दिल्ली में अक्सर आपने तिहाड़ जेल के बारे में सुना होगा, राइट। तो जब आपको जेल भेजा जाता है तो कुछ प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। तो यहां पर रूटीन जो लीगल प्रोसीजर था वो किया जा रहा था ताकि अतीक अहमद और अशरफ अहमद को यहां पर जेल भेजा जा सके। और उसके लिए क्या है कि उनका हॉस्पिटल में जाकर चेकअप होता है अंडर पुलिस सिक्योरिटी। तो क्या था, यहां पर मैं आपको पिक्चर दिखाता हूं, ये आप देख सकते हो, ये पीछे गाड़ी है पुलिस की। ठीक है, तो यूपी पुलिस की गाड़ी से ये लोग नीचे उतर रहे हैं। कहां पर? प्रयागराज में। वहां पर जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल कैंपस, वहां पर उनको उतारा जा रहा है ताकि उनका चेकअप किया जा सके। और आप देख सकते हो वहां से उठकर ये है आपका अतीक अहमद और उसका भाई है अशरफ अहमद। और अगर आप ध्यान से देखोगे यहां पर एक चीज देखना, जो अतीक अहमद है उसने बड़ा टाइटली जो है पुलिस कर्मी का जो हाथ है, ये आप देखो यहां पर एकदम अच्छे से पकड़ रखा है, टाइट पकड़ रखा है। तो दोनों लोग यहां से वैन से उतरते हैं और हॉस्पिटल की तरफ बढ़ते हैं ताकि यहां पर जो चेकअप है वो किया जा सके। लेकिन चेकअप करने के पहले ही, मतलब कि जस्ट वो हॉस्पिटल के दरवाजे से कुछ दूरी पर ही थे,
तभी उसके पहले ही यहां पर उनकी हत्या की जाती है। बेसिकली क्या है, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो ये वैन से उतर रहे हैं दोनों, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे मीडिया पर्सन्स थे, ये आप देख पाओगे, यहां पर माइक वगैरह लगा हुआ है, उनसे कई सारे सवाल पूछे जा रहे हैं और कुछ आई थिंक 3-4 शब्द इसने बोला भी था जो वीडियो में सामने आया, जो मैंने देखा है उसमें यहां पर अतीक मोहम्मद अहमद जो है वो 3-4 शब्द बोला था। मैं आपको आगे बताऊंगा वो शब्द क्या थे, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ही वो बोलना स्टार्ट करता है उसी समय, उसी मोमेंट पे यहां पर अशरफ के गर्दन पर, ये आप देख सकते हो यहां पर ये पीछे से उसके साइड में से यहां पर जो बंदूक है वो लाया जा रहा है और उसको वहां पर शूट कर दिया जाता है। और उसी के जस्ट बाद यहां पर उसका जो भाई है अशरफ, उसके भी गर्दन पर बंदूक लगा के उसको शूट कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। और एक्चुअली क्या हो रहा था कि जो यहां पर शूट कर रहे थे, जो ये लोग थे, वो इतना ज्यादा तेजी से शूट कर रहे थे, बंदूक चला रहे थे, उसी बीच में यहां पर एक जो पुलिसकर्मी है वो भी घायल हो जाता है इस फायरिंग के दौरान। और यहां पर बताया ये भी गया कि एक मीडिया पर्सन को भी कुछ इंजरी जो है वो आई थी। अब मैं आपको दिखाता हूं, ये आप देखिए, यही है आपका सीन। ये जो आप गोल सा देख रहे हो यहां पर जो बैरिकेड लगाया हुआ है और यहां पर जो 2 लोगों की हत्या है, जो खून के निशान आप देख रहे हो, यहीं पर ये पूरी शूटिंग हुई। और उसके जस्ट कुछ दूरी पर ये आप देख सकते हो, यहां पर ये हॉस्पिटल का गेट था, वो उसी की तरफ जा रहे थे ताकि वहां पर जाकर ये चेकअप कराएं और फिर वहां से उनको जेल जो है वो भेज दिया जाता। तो जैसे ही यहां पर ये सारी चीजें हुई उसके तुरंत बाद, क्योंकि आप समझिए एकदम करीब से हुआ है, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत दूर था, कोई शार्प शूटर था वहां से शूट किया गया है, वहीं पर हुआ है और बहुत सारे पुलिसमैन भी वहां पर थे। और उसी की वजह से क्या होता है, जो 2 शूटर्स हैं सबसे पहले उनको पकड़ लेती है पुलिस। मैं आपको दिखाता हूं, इस तरह से हुआ कुछ इंसिडेंट। यहां पर पुलिस ने जो दोनों शूटर्स थे सबसे पहले उनको पकड़ा, फिर वहीं पर एक और जो साथी था उनका, जिसके कंधे पर कुछ बैग रखा हुआ था, उसने भी सरेंडर कर दिया। तो टोटल 3 लोग यहां पर पकड़े गए। अब 3 लोगों का जो नाम मीडिया में सामने आया, देखिए स्टार्टिंग के तौर पर यह बताया जा रहा है लवलेश तिवारी, सनी और अरुण मौर्य, इन लोगों ने यहां पर शूटिंग की है, ऐसा बताया गया है। इन लोगों को यहां पर पुलिस कस्टडी में रखा गया है, इंटरोगेट किया जा रहा है। इनके पास जो गन्स वगैरह थे वो तो पुलिस ने रख ही लिया। इसके साथ साथ ये एक मोटरसाइकिल से आए थे, वो भी पुलिस ने रिकवर कर लिया है। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो अतीक अहमद है और उसकी जो फैमिली है वो ऑलरेडी पिछले कुछ महीने से प्रोटेक्शन की गुहार कर रही थी, कि उनको डर था कि आपको पता ही है ना कि जो अतीक अहमद है, देखिए पिछले कुछ साल से उसको गुजरात के गांधीनगर जेल में बंद किया हुआ था, ठीक है, क्योंकि यहां पर प्रॉब्लम यह था कि यूपी के अंदर वो बंद रहता तो फिर वहां पर कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता, तो इसको गुजरात भेज दिया गया था। लेकिन अभी उमेश पाल मर्डर केस की वजह से इसको यूपी लाया गया था और उसमें भी आपने देखा होगा काफी चर्चा हो रही थी कि उमेश पाल मर्डर केस में जब इसको रोड से लाया जा रहा है, डर हो रहा था कि क्या उसका भी विकास दुबे जैसा एनकाउंटर होगा, नहीं होगा। खैर वो नहीं हुआ, लेकिन ये आज अलग तरह की जो चीजें हैं वो आपको देखने को मिली हैं। 1 महीने पहले इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, जो अतीक अहमद है वो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर भी गया था और उसने गुहार की कि मुझे प्रोटेक्शन चाहिए, अदरवाइज यहां पर मुझे ऐसा लगता है कि मार दिया जाएगा, ठीक है। वो ऑलरेडी ये बात पिछले 1-2 महीने से कह रहा था। और जैसा कि मैंने बताया, अतीक और अशरफ अहमद की सिक्योरिटी के लिए ऑलरेडी 17 पुलिसकर्मी जो है वो असाइन किए हुए थे। और इन सारी चीजों के बीच में आपको पता ही है, जस्ट 3 दिन पहले की बात है, इसका जो बेटा है असद अहमद, वो और उसका साथी गुलाम, उसका यहां पर एनकाउंटर कर दिया जाता है। इसको लेकर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। झांसी के पास ये एनकाउंटर होता है 13 अप्रैल को। और असद, आपको ध्यान रखना है, ये ही वाज द थर्ड ऑफ द 5 सन्स ऑफ अतीक अहमद, और वो काफी लंबे समय से एब्सकॉन्डिंग था, मिल नहीं रहा था, और इसी बीच एनकाउंटर होता है। तो एक्चुअली क्या था, एनकाउंटर होने के बाद उसका जो लास्ट राइट्स होता है ना, जो जहां दफनाया जाता है, जो ग्रेवयार्ड है, वो जब किया जा रहा था, अब एक्चुअली क्या, मैं आपको बताया ना कि मीडिया पर्सन कई सारे सवाल पूछ रहे थे। जब ये लोग वैन से उतरे कल जो है, तो मीडिया पर्सन सवाल पूछ रहे थे। तो मीडिया पर्सन ने एक सवाल पूछा कि क्या आप अपने बेटे का जो लास्ट राइट होता है उसमें नहीं गए क्या। तो बेसिकली यहां पर उसने जो 3-4 शब्द बोले ना स्टार्टिंग में, जब उसके पहले जैसे ही उसकी हत्या हुई, उसने जो 3-4 शब्द बोले, उसने ये कहा कि उन्होंने नहीं भेजा तो मैं नहीं गया, मतलब कि पुलिस ने अलाउ नहीं किया मुझे जाना वहां पर, तो कहीं ना कहीं इसी की वजह से मैं वहां पर नहीं गया। वो ये कुछ कहना चाह रहा था। तो ये वाला पूरा व्याख्या जो है वो आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए, इन सारी चीजों की वजह से काफी ज्यादा शोर वगैरह हंगामा आपको सोशल मीडिया से लेकर ऑपोजिशन पार्टी से लेकर हर जगह देखने को मिलेगा। कल जैसे ही इंसिडेंट होता है, अखिलेश यादव जो अपोजिशन के लीडर हैं, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अपराध की पराकाष्ठा हो गई है और अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। जब पुलिस के सुरक्षा के घेरे के बीच सरेआम गोलीबारी करके किसी की हत्या की जा सकती है, तो आम जनता की सुरक्षा का क्या होगा। उन्होंने ये सवाल
खड़े किया। इससे जनता के बीच में भय का जो वातावरण है वो लगातार बनता जा रहा है। इसी के साथ साथ जो असदुद्दीन ओवैसी हैं वो भी इसको लेकर काफी ट्वीट वगैरह कर रहे हैं और उनका कहना था कि देखिए कैसे अतीक और उसके भाई की जो हत्या है वो पुलिस कस्टडी के दौरान हुई है, वो लोग हैंडकफ थे और यहां पर जिन लोगों ने हत्या की है वो लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। ये सारे सवाल ऑपोजिशन लीडर खड़ा कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी, आप देख सकते हो उनके जो जल शक्ति मिनिस्टर हैं यूपी के, उन्होंने कहा कि पाप पुण्य का हिसाब इसी जन्म में होता है। तो ये पॉलिटिक्स वगैरह आपको देखने को मिलेगा। खैर जो भी है, आप में से अभी भी हो सकता है शायद कई लोग हों जिनको अतीक अहमद के बारे में ना पता हो, तो मैं आपको बता दूं ये एक बहुत बड़ा गैंगस्टर था। उत्तर प्रदेश में जो लोग रहते हैं उनको इनके बारे में अच्छे से पता भी होगा। इनफैक्ट 1989 में क्या करता है कि ये पॉलिटिक्स में आ जाता है। 1989 में ये क्या करता है, इलाहाबाद वेस्ट से चुनाव लड़ता है एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट और ये जीत जाता है। फिर अगला 2 चुनाव जीत जाता है, मतलब 3 बार ये एमएलए का चुनाव जीतता है। उसके बाद क्या है कि ये समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है 1996 में और फिर 4th वाला टर्म भी ये जीत जाता है। फिर उसके बाद 2002 के चुनाव में ये अपना दल ज्वाइन कर लेता है, समाजवादी पार्टी को छोड़ देता है, फिर ये जीत जाता है। तो टोटल 5 बार ये जो एमएलए है वो बन गया था। अब देखिए अगले साल क्या होता है, उसके बाद क्या है कि ये यहां पर वापस से अपना दल छोड़कर, ये पार्टी को छोड़कर वापस से समाजवादी पार्टी में चला जाता है। जब मुलायम सिंह वगैरह का आपको मेन इंपॉर्टेंट रोल देखने को मिलेगा उस समय एसपी के अंदर। तो क्या है कि यहां पर जो उसने एमएलए का पद था उससे रेजिग्नेशन दे दिया। क्यों रेजिग्नेशन दे दिया? क्योंकि 2004 में जो चुनाव हुआ था वो लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहता था और लोकसभा का कौन सा सीट? फूलपुर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी। आपको पता होगा ना कि जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जवाहरलाल नेहरू, वो वहीं से चुनकर आए थे। तो फूलपुर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो लड़ता है और यहां से भी जीत जाता है। मेन तो प्रॉब्लम हमारे देश में यही होती है ना कि यहां पर लोग ही अल्टीमेटली यहां पर जो चुन लेते हैं फूलपुर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी। देखो कई लोगों का अलग अलग व्याख्या है इसमें। कई लोग का कहना है कि वो धमकी देके जाता था कि वोट करोगे, नहीं करोगे तो ये मार देंगे, मतलब अलग अलग चीजें वो देखने को मिलती थी। खैर जो भी है, यहां पर 2004 में अब देखिए यहां पर इंपॉर्टेंट ये सारा मामला सामने आता है। जो जेल वगैरह गया था ना, वो यहीं पर जो प्रॉब्लम्स हुई थी उसकी वजह से क्या होता है कि ये अपना एमएलए का पद छोड़ देता है इलाहाबाद सीट का। अब इलाहाबाद सीट का जब ये पद छोड़ेगा तो फिर से चुनाव होगा और उस चुनाव ने क्या किया, इसने अपना भाई अशरद अहमद, जो अभी मारा गया है ना कल इसके साथ, अशरद अहमद को खड़ा करता है। लेकिन अशरद अहमद के खिलाफ यहां पर एक पर्सन है राजू पाल, वो खड़ा हो जाता है। और सरप्राइजिंगली क्या है कि सब लोग सोच रहे थे कि अशरद अहमद ही जीतेगा, अतीक अहमद का भाई जीतेगा, लेकिन सरप्राइजिंगली क्या होता है, राजू पाल यहां पर यह चुनाव जीत जाता है। और राजू पाल का जो चुनाव जीता है इसकी वजह से कहीं ना कहीं शायद अतीक अहमद को यह पसंद नहीं आया होगा और उसने यहां पर आरोप यह लगाया गया है कि अतीक अहमद ने 3 महीने के अंदर, राजू पाल जब चुनाव जीता था उसके 3 महीने के अंदर ही उसने राजू पाल की हत्या करवा दी। अब देखिए आज के डेट में आप सुनते हो उमेश पाल मर्डर केस। अब उमेश पाल मर्डर केस इसी से रिलेटेड है। राजू पाल की जो वाइफ है, मैं आपको बता दूं, उसके वाइफ का कजन है, ब्रदर है, इसी का नाम है उमेश पाल। तो उमेश पाल क्या है, ये यहां पर चश्मदीद गवाह है, चश्मदीद गवाह था इनफैक्ट, क्योंकि इसी साल उमेश पाल की भी हत्या कर दी गई थी। उमेश पाल राजू पाल केस में चश्मदीद गवाह था और जो अतीक अहमद है वो बहुत ज्यादा परेशान करता था उमेश पाल को कि अपना बयान बदल दो, मेरे खिलाफ यहाँ पर वो मत करो, झूठे चीजें मत करो। तो इसी की वजह से क्या है कि इसी साल फरवरी के महीने में जो उमेश पाल है उसकी भी हत्या कर दी जाती है। और वो वाले हत्याकांड में क्या है कि अतीक अहमद और उसके साथ साथ उसका जो बेटा है असद अहमद, जिसका एनकाउंटर किया गया, और वो लोग यहां पर जो है उनके खिलाफ चार्जशीट वगैरह फाइल की गई थी। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो जर्नी है यहां पर अतीक अहमद की वो क्या रहा। देखो अब यहां पर होता क्या है कि अतीक अहमद का नाम आता है सामने राजू पाल मर्डर केस में, तो बहुत ज्यादा इसके ऊपर प्रेशर होता है, पॉलिटिकल प्रेशर होता है और फाइनली अतीक अहमद सरेंडर कर देता है 2008 में। 2008 में ये जेल जाता है, लेकिन 2012 आते आते वापस से इसको रिलीज कर दिया जाता है अतीक अहमद को। अब देखिए 2014 का आप सबको पता है लोकसभा इलेक्शन हुआ था, बीजेपी मतलब यूपीए की सरकार चली गई, फिर एनडीए की सरकार आती है बीजेपी की अध्यक्षता में। तो लोकसभा का इलेक्शन इसने एसपी के सीट से लड़ा था, समाजवादी पार्टी के सीट से, लेकिन वो हार गया था।
अब सबको पता ही है कि यहाँ पर यूपी से बीजेपी को बहुत सारी सीट्स आई थी 2014 में। फिर क्या होता है कि 2017 में यहाँ पर वो वापस से अरेस्ट कर लिया जाता है। तो 2017 से ये अरेस्ट हुआ है, जो आज ये आप अरेस्ट देख रहे हो अतीक अहमद को। 2017 में बेसिकली क्या है कि ये इसने असॉल्ट किया था एक स्टाफ मेंबर को, जो प्रयागराज में यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर है एंड टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज, वहां पर उसने असॉल्ट किया था। उसी केस में उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। एंड इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, डिस्पाइट बीइंग इन प्रिजन, जेल में रहने के बावजूद भी 2019 का जो लोकसभा इलेक्शन हुआ था वाराणसी से, आपको पता है कि पीएम मोदी चुन कर आते हैं। पीएम मोदी के खिलाफ भी ये लड़ा था, लेकिन इसको कोई ज्यादा वोट नहीं मिला था, मुश्किल से 855 वोट इसको मिले थे। खैर जो भी है, इतना भी मिल गया, बड़ी बात है। और मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर बताया जाता है कि इसके ऊपर करीब 70 केसेस हैं मर्डर के। देखो, ये तो ऑफिशियल केसेस की मैं बात कर रहा हूं, अभी कितने ऐसे कांड होंगे, क्या क्या हुआ होगा जो जिसने किया होगा अपने पूरे लाइफ के अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहां पर हुई थी, जिसकी वजह से अब ये जो मामला सामने आया, जो चीजें हुई, वो आपको समझ में आ गया होगा। और यूपी के अंदर इन सारी चीजों को देखते हुए सरकार ने 144 सेक्शन 144 का ऐलान कर दिया है। पता ही है, 4 से ज्यादा लोग एक साथ नहीं रह सकते। और यूपी गवर्नमेंट ने प्रेस नोट जारी कर दिया है। योगी आदित्यनाथ जी ने संज्ञान लिया है इस पूरे इंसिडेंट का, और बताया जा रहा है कि इमीडिएटली हाई लेवल मीट यहां पर कन्वीन किया गया है और इंस्ट्रक्शन दिया गया है इसके पूरे जांच के लिए। चीफ मिनिस्टर ने इंस्ट्रक्ट किया है कि 3 मेंबर की जुडिशियल कमीशन सेटअप किया जा रहा है, ताकि यहां पर इसके बारे में पता लगाया जा सके। तीनों अटैकर्स अरेस्टेड हैं। ये सारी चीजें यूपी गवर्नमेंट ने प्रेस नोट में जारी करके बता दिया। और इसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर्स को, मतलब कि जितने भी 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उत्तर प्रदेश में, सभी डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर्स को डायरेक्ट किया गया है, बोला गया है कि आप वहां पर फ्लैग मार्च निकालोगे, ताकि किसी भी प्रकार का जो कानून व्यवस्था है उसमें कोई ढिलाई ना हो, सब कुछ सही तरीके से चलता रहे। इमीडिएट बेसिस पर जो डीजीपी हैं और जो होम प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, उनको यहां पर भेजा गया है प्रयागराज में, ताकि सिचुएशन को संभाला जा सके। और सीनियर पुलिस ऑफिसर्स को बोला गया है कि जो पुलिस सोशल मीडिया सेल है वो लगातार मॉनिटर करती रहे। इसका पूरा आपको देखना होगा कि कोई भी ऑनलाइन हेट वगैरह ना फैला रहा हो इसके बारे में। ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो यही पूरा चीज था दोस्तों। और यहां पर देखो, यही चीज हो रहा है कि जो मेन सवाल खड़ा हो रहा है कि पुलिस कस्टडी में होने के बावजूद भी ज्यादातर सब लोग ये मानते हैं कि ये गैंगस्टर था, बहुत बड़ा था, लेकिन यहां पर पुलिस कस्टडी में होने के बावजूद भी उसकी हत्या होती है। इसी को लेकर अब पूरा जांच होगा। अब जांच में क्या सामने आएगा, लेट्स सी। आपका क्या मानना है इसको लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो, पुलिस की हम बात कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स के टाइम में क्या होता था कि पुलिस की जो ड्यूटी थी ना, वो जमींदार ही निभाते थे। पहले जमींदार के पास ही पावर होता था पुलिस का भी, लेकिन वो जो पावर है वो छीन लिया जाता है। कौन छीनता है उनसे ये पावर? जमींदार से ये जो पावर है पुलिस ड्यूटी का, वो हटा दिया जाता है। कौन ये करता है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो, कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, UPSC की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।